न्यूज दिव्यांग के सारे दर्शकों को जोहार, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज दिव्यांग और मैं हूं आपका जावेद ओवैसी। आज आपके लिए लेके आए हैं एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है हिंदपीढ़ी वर्सेस कोरोना, जिसमें शहर के जाने माने लोग हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इसी में होगी चर्चा, जिसमें उपस्थित हमारे स्टूडियो में खास तौर पर डीआरडी फाउंडेशन के महानगर अध्यक्ष के रूप में जनाब परवेज पारस साहब उपस्थित हैं और साथ ही साथ डीआरडी फाउंडेशन के रांची महानगर के सचिव के रूप में जनाब अनवर हुसैन साहब जी उपस्थित हैं और साथ ही साथ रांची शहर के जाने माने हस्ती जो शहर के समाज सेवी भी हैं जनाब मुर्शीद अयूब साहब हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो वक्त को ज्यादा ना गवाते हुए चलिए लेते हैं सीधा सवाल जनाब परवेज साहब से। तो परवेज साहब, जैसा कि बीजेपी के विधायक भानु प्रताप जी ने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा, क्या हिंदपीढ़ी कोरोना की दुकान है? ऐसा क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले मैं न्यूज दिव्यांग का स्टूडियो में आया हूँ, इसलिए मैं न्यूज दिव्यांग को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने आज डिबेट में मुझे बुलाया। आपका पहला सवाल था कि भानु प्रताप शाही ने टिप्पणी की है हिंदपीढ़ी में के बारे में। मुझे हंसी आता है ऐसे मानसिकता पे, जैसे इनके गुरु, जिसे गुरु कहा जाएगा, नरेंद्र मोदी, हम लोगों के माननीय प्रधानमंत्री, जिसको हमने वोट दे के भारी मतों से जिताया है। बताइए, जब WHO ने जनवरी के लास्ट में कह दिया कि ये विश्व महामारी है कोरोना, और अमेरिका का हालात आप जान रहे हैं कि आज सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में हुआ है, और आप उस बीमारी को दावत देके हॉडी ट्रंप और नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। आज गुजरात का हालात किसी से छुपा हुआ नहीं है। हिंदुस्तान में अगर कोरोना आया है तो नरेंद्र मोदी ने दावत देके उसको ट्रंप के द्वारा यहां बुलाया है। और आज भानु प्रताप शाही RSS वाले लोग, कभी हिंदपीढ़ी, कभी तबलीगी जमात, कभी ये तो कभी वो, इनका मानसिकता ही खराब है। जो इनको सिखाया जाता है, जो इन लोगों को पढ़ाया जाता है RSS के स्कूलों में, वही ये लोग बकते हैं। कल तक भानु प्रताप शाही सेकुलर चेहरा था, उसे हर चीज अच्छी लगती थी। जब आज वो बीजेपी में गया तो आज वो फिर हिंदू मुसलमान कहने लगा, क्योंकि इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। लॉकडाउन कैसे समाप्त होगा, लॉकडाउन में क्या करना है, ये कोरोना कैसे हिंदुस्तान से जाएगा, मुद्दा नहीं है। जब इनके पास मुद्दा ही नहीं है तो इस तरह का बात ये लोग करेंगे। तो परवेज साहब, एक और सवाल आपसे कि रांची के बीचों बीच में बसा ये डेली मार्केट है, जो रांची में जिसे हार्ट ऑफ रांची के नाम से जाना जाता है, जहां पे हर समाज के लोग अपने सब्जी और फल को ला के बेचते हैं और लोगों की खिदमत करते हुए नजर आते हैं। ऐसे मार्केट को जिला प्रशासन के द्वारा बंद करा दिया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? जावेद साहब, जैसे आपने अभी कहा कि डेली मार्केट बंद क्यों है, जबकि डेली मार्केट हिंदपीढ़ी क्षेत्र में भी नहीं पड़ता है। ये DC जिला प्रशासन का मानसिकता है। आप बताइए कि हजारों किसान का खेत में सब्जी सड़ रहा है। ठीक है, हिंदपीढ़ी को आप क्वारंटाइन एरिया घोषित किए हुए हैं, हिंदपीढ़ी के लोग वहां दुकान नहीं लगा सकते, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जिसके खेत में सब्जी सड़ रहा है, कम से कम इतना तो सरकार इजाजत दे, इतना तो सरकार इजाजत दे कि किसान लोग अपना सब्जी लाए और वहां सब्जी बेचे। अरे भाई, हिंदपीढ़ी वालों के अलावा मत कीजिए। लेकिन करबला चौक है, रातू रोड है, चूटिया के भी लोग हैं, जहां के लोग वहां पे से अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा के, कम से कम मैं प्रशासन से बार बार अनुरोध कर रहा हूं। मैंने ये बात DC को भी कहा है और बार बार कह रहा हूं कि किसी तरह से डेली मार्केट को चालू करवाएं। एक धर्म के ऊपर दबाव डालने के वजह से ये डेली मार्केट के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जबकि वो हिंदपीढ़ी क्षेत्र में नहीं है। आप सिर्फ टारगेट करने की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा ना करें। आप मुस्लिम समाज को दबाने के लिए, क्योंकि परसेंटेज लोग डेली मार्केट में जो है मुस्लिम समाज के लोग हैं, इसलिए जिला प्रशासन है और भी लोग हैं उसको खोलने की इजाजत नहीं दे रहा है।
जबकि डेली मार्केट में अगर 20 मुसलमान का दुकान होगा तो 1000 गैर कौम का किसान लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं, जो डीआरडी फाउंडेशन के बहुत सारा किसान लोग बार बार जो हम लोगों को बोल रहा है, जो रो रहा है डीआरडी का लोग, जो दिव्यांग है, जो अपंग है, जो खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं, वैसे लोग हम लोग को बोल रहे हैं कि डेली मार्केट कब खुलेगा, कब हम लोग सब्जी बेचेंगे। सब्जी हम लोग का खेत में सड़ जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं इस देश के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री से, जिसको सब कोई बहुत ही आशा के निगाह से देख रही है कि हमारे हेमंत सोरेन कुछ करेंगे। हेमंत सोरेन बहुत काम कर रहे हैं, पूरे झारखंड के लिए काम कर रहे हैं। मैं विनती करता हूं हमारे मुख्यमंत्री से कि ऐसे दिव्यांग किसानों के ऊपर एक निगाह डालें और डेली मार्केट को खोलने का कृपा करें। जो साग सब्जी का बहुत बड़ा दुकान है, अरे प्रशासन के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा के खोलवाइए ना, कम से कम इतना तो कर दे कि किसान अपना सब्जी बेच सके। तो परवेज साहब, एक और सवाल लेते हैं आपसे कि जैसा कि हिंदपीढ़ी के परवेज अख्तर नामक व्यक्ति की रिम्स मेडिकल में इलाज के दौरान जो उनकी डेथ हो गई, क्या है इसकी सच्चाई? जरा खुल के हम लोगों को बताइएगा। आज जो आपने दुखता हुआ नस पे हाथ रख दिया, परवेज अख्तर का मौत ये मौत नहीं है, ये इलाज के दौरान एक मर्डर है जो आरएमसीएच के द्वारा कर दिया गया। 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले, मैं इसलिए 3 4 5 बोल रहा हूं कि पहला दिन हम लोगों ने जब प्रशासन को, डीडीसी को, डीसी को बार बार कहा, परवेज अख्तर का स्टोन था पेट में और अपेंडिक्स था, उसका जांच नेगेटिव था। हम लोग नेगेटिव रिपोर्ट बार बार जिला प्रशासन से, एसपी से, ट्रैफिक एसपी डुमडुम साहब, मैं नाम कोट कर रहा हूं उनका, बार बार हम लोग मांगते रह गए कि सर दीजिए, उनका इलाज करवाना है क्योंकि आरएमसीएच उसको हाथ तक नहीं लगाएगा। उसने बोला अभी दे रहे हैं, इससे बात कीजिए, वैसे बात कीजिए। खैर एक दिन उसी में चला गया, दूसरा दिन उनको हम लोगों को जांच रिपोर्ट दिया, एक व्हाट्सएप पे जिसमें सिर्फ लिखा हुआ था परवेज अख्तर नेगेटिव। जब आरएमसीएच वो बंदा लेके गया रिपोर्ट को, तो आरएमसीएच वालों ने उसको मानने से इंकार कर दिया। पुलिस प्रशासन करता है ये ऑथेंटिक है, वो बोलता है अनऑथेंटिक है, मतलब स्वास्थ्य विभाग उसको मानने से इंकार करता है। और लास्ट में बहुत प्रेशर देने के बाद मात्र नाम के लिए उसको ओनली 5 किस्म का दवा दे दिया जाता है कि आप लेके जाइए, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पेन किलर और कोई भी दवा होगा। और कहा जाता है कि आप अल्ट्रासाउंड और 5 किस्म का जांच करवा के और हमारे पास आइए। वारे मजाक, मुसलमानों के साथ, हिंदपीढ़ी वासियों के साथ एक भद्दा मजाक। आप बताइए कि हम लोग लॉकडाउन में हैं, हम लोग जेल में कैद है, तो ऐसे हालत में हम लोग अल्ट्रासाउंड कहां से करेंगे, जांच कहां से करेंगे? ये मजाक करना बंद करें, ऐसा मजाक करना बंद करें। उसकी फैमिली मेरे पास रोते हुए आया, क्योंकि मैं डीआरडी फाउंडेशन का अध्यक्ष हूं, कि कैसे होगा, क्या होगा, वो दर्द से कहरा रहा था। फिर भी अपना छोटा बच्चा का मुंह देख के वो बोल रहा है नहीं, हमको बहुत कंट्रोल है, मैं अच्छा हूं। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हर एक मैटर में मैं रूबरू था। किसी तरह से वो गरीब 3 दिन तक पेन किलर खा के या जो भी दवा था खा के हिम्मत से छोटा छोटा 2 बच्चों का, मासूम बच्चों का चेहरा देख के वो जी रहा था। परसों रोज अचानक उसका हार्ट में पेन होता है और एम्बुलेंस बुला के उसको आरएमसीएच लेके जाया जाता है। उसके साथ उसकी वाइफ भी गई थी। तब तक रहा वो बंदा एम्बुलेंस में, लेकिन कोई आरएमसीएच का ना डॉक्टर ना नर्स बार बार बोलती रह गई कि ये वही है जिसको परसों हम लेके आए थे, जिसका नेगेटिव है, लेकिन कोई नहीं माना। पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। जब फिर दोबारा हम लोग उसको डॉक्यूमेंट्स लेके गए, तब तक वो गरीब एम्बुलेंस में तड़पते तड़पते अपना जान जा चुकी थी। अब बताइए मुझे जावेद साहब कि ये किसकी गलती है? आप हमसे पूछते हैं। ये गलती उल्टी नहीं है, एक तरह का जान ले लिया गया, मर्डर कर दिया गया। अरे हम लोग तो प्रशासन का सहयोग कर ही रहे हैं। हम लोग तो ऑलरेडी 40, 45, 50 दिन से क्वारंटाइन है ही है। वो तो निगेटिव था,
अगर इसी तरह से लोगों का जान जाएगा, कभी मासूम बच्चा का, कभी किसी का, तो कितना सहयोग का उम्मीद रखते हैं आप लोग? कितना मुसलमान सहे? और आप बताइए एक चीज, 2 छोटे छोटे बच्ची हैं। मैं कल विनोद पांडे जी से, जेएमएम के विनोद पांडे जी से मैंने बात किया। उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री से बात करता हूं। सिर्फ बात ही होते रहेगा या कुछ इस बच्चों के बारे में भी होगा? अरे जिसका जान जाना था आपने तो ले लिया। ये मर्डर है। अगर सरकार 72 घंटे के अंदर इसके ऊपर अगर कुछ कार्रवाई नहीं करता है तो मैं डीआरडी फाउंडेशन के अध्यक्ष होने की हैसियत से मैं पीआईएल करूंगा और वो तमाम लोग जो दोषी है मैं उनके ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा। क्योंकि अगर प्रशासन मेरा साथ नहीं देगा, सरकार मेरा साथ नहीं देगा, तो हम मुसलमानों का आज भी न्यायालय के ऊपर भरोसा है और हम लोग न्यायालय के पास जाएंगे। और इन लोगों ने जैसे परवेज अख्तर का मर्डर किया, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि हंसता खेलता लोग जाग गया था। क्या हार्ट अटैक में जान बचाया नहीं जा सकता है? पहला हार्ट अटैक, आप बीजेपी के अध्यक्ष का हार्ट अटैक होता है तो उसको इलाज होकर ठीक कर दिया जाता है, लेकिन हिंदपीढ़ी का परवेज अख्तर का इलाज नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जिससे उसका इलाज हुआ, क्या उसका कोरोना जांच हुआ था? क्या वो पॉजिटिव निगेटिव का दिखाया था? अरे इसके पास तो नेगेटिव था, उसके बाद भी आपने इन लोगों की जान ले लिया, कोई इलाज नहीं। अगर बीजेपी वाले हैं तो उनका जान बच जाएगा, और अगर एक आम शहरी है और खास करके हिंदपीढ़ी का, तो उसका जान नहीं बचेगा। बहुत दर्दनाक कहानी है, इसको आप गौर से देखिए भाई, समझिए। और जिला प्रशासन से और मुख्यमंत्री से फिर निवेदन है कि हम लोगों के लिए कुछ कीजिए, प्लीज कुछ कीजिए। तो अगला सवाल लेते हैं समाज सेवी मुर्शिद अयूब साहब जी से। तो मुर्शिद साहब, जैसा कि लोगों का कहना है कि पहला कोरोना का संदिग्ध हरमू कॉलोनी में पाया गया था, तो हिंदपीढ़ी को क्यों सील किया गया? क्या है ये पूरे मामला का सच्चाई? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मुर्शिद, सेकंड स्टेट हिंदपीढ़ी से। आज न्यूज़ दिव्यांग की तरफ से मैं इस इंटरव्यू में आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डीआरडी फाउंडेशन का, जो उसने मुझे यहाँ तक के बुलाया आज। अभी जावेद साहब ने मुझसे एक सवाल किया कि हिंदपीढ़ी को कोरोना स्टेशन क्यों बनाया गया है। सबसे पहला हिंदपीढ़ी में कोरोना निकला या फिर हरमू रोड में निकला या अशोक नगर में निकला? पूरी रांची, पूरी हिंदुस्तान में कोरोना निकला है, लेकिन टारगेट हिंदपीढ़ी को किया गया। ये हिंदपीढ़ी को कोरोना का टारगेट क्यों किया गया और किस लिए किया गया? क्या और जगहों पे कोरोना नहीं है? चुटिया में नहीं है, अशोक नगर में नहीं है, या हरमू में नहीं है, या और दीगर जगहों पे नहीं है? सिर्फ हिंदपीढ़ी के अंदर में और भी दीगर जगहों पे कोरोना की बहुत सारी केसेस हैं, बट हिंदपीढ़ी के अंदर में सिर्फ सर्दी, खांसी, बुखार को इन लोगों ने कोरोना का नाम दे रखा है। इन लोगों ने आज तक एक सबूत मुझे दे दे। हिंदपीढ़ी के इतने बड़े बड़े बाशिंदे, इतने दानिश्वर लोग हैं जो हर चीज में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, मगर आज तक किसी ने एक भी कोरोना केस की नेगेटिव या पॉजिटिव रिपोर्ट ला करके टीवी पे नहीं दिखाया है कि रांची में पॉजिटिव रिपोर्ट क्या है और नेगेटिव रिपोर्ट क्या है। ये आज तक मेरे नजरों में तो नहीं आया है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ आज आप डीआरडी फाउंडेशन साहब से कि डीआरडी फाउंडेशन ने कि आज जो मुझे बुलाया है यहाँ पे, तो मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि यहाँ कोई कोरोना केस ऐसा नहीं है जिससे लोग मर जाएं। एक भी केस हिंदपीढ़ी में ऐसा नहीं हुआ है जो कोरोना की वजह से मौत हुई हो। और अभी भी जो यहाँ जांच चली, पूरी हिंदपीढ़ी को इन लोगों ने बवाल बना के रख दिया, हर कुछ करके रख दिया, इसलिए कि कोरोना की जांच होगी। इन लोगों ने सिर्फ बॉडी टेम्परेचर लिया है। मैंने देखा कि हिंदपीढ़ी के अंदर में बहुत मार धाड़, पुलिस, ये वो बहुत आफत मचाया गया, बट आखिरी में जब सब लोगों ने सहमति दी कि आप यहाँ कोरोना जांच स्टार्ट कीजिए, शुरू की जाए, बट तो जब मैंने देखा, मैं अपनी फैमिली को पूरी खड़ा कर दिया लाइन में, तो मैंने देखा कि बॉडी टेम्परेचर जो 10 साल से मूव मशीन मेरे पास ऑलरेडी अब भी है, मैं मॉर्निंग शाम सुबह चेक कर लेता हूँ,
वो उन लोगों ने बॉडी टेम्परेचर को चेक किया और उसको कोरोना बता रहा है कि ये कोरोना में पॉजिटिव है और कोरोना में नेगेटिव है। तो इस तरीके से तो हिंदपीढ़ी को इन लोगों ने टारगेट कर रखा है और हिंदपीढ़ी को बंद कर दिया है। हिंदपीढ़ी को बंद करने का मसला क्या है, अगर ये लोग बता दे मुझे, पूरी प्रशासन, पूरी रांची ये बता दे कि हिंदपीढ़ी में इतनी केसेस आ गए हैं जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है और लोग इतने यहाँ से मारे जा चुके हैं। आज हम लोगों को सिर्फ मुसलमान होने के नाते ये फैसला किया जा रहा है कि हिंदपीढ़ी के लोगों को बंद रखा जाए, क्योंकि हिंदपीढ़ी के लोगों से जितनी डर है प्रशासन को और जितनी खौफ है, मुझे नहीं लगता है और किसी से होगा इनको। इसीलिए आज हिंदपीढ़ी को रेड जोन से छोड़ दीजिए, हॉट जोन में लाके खड़ा कर दिया है। दूसरी चीज कि अभी जिस तरीके से ये टेम्परेचर चेक हुआ, सारी जगहों पे हुआ, सब कुछ चलता रहा, देखता रहा, इसके अंदर एक भी नेगेटिव पॉजिटिव का कोई रिपोर्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि रांची में अब तक कोरोना जांच हुई नहीं है। और अगर कोरोना जांच कराने के लिए मैं खुद भी सोच रहा हूं तो एक हॉस्पिटल में 4,500 रुपया चार्ज है। 4,500 रुपया अगर देके मैं अपनी पूरी फैमिली भी कराना चाह रहा हूं तो नहीं हो रहा। फैमिली का सिर्फ एक घर की हो रहे। आप लोग पैरासिटामोल दे करके और हिंदपीढ़ी को पूरी तरीके से जेल में तब्दील कर दिए और इसको जेल में तब्दील करने के बाद आज इतनी प्रशासन, इतनी जितनी भी पुलिस प्रशासन, पीसीआर, सारे लोग यहाँ घूम रहे हैं। उससे ज्यादा मैंने देखा, जैसे अभी अभी परवेज पारस जी ने कहा था कि डेली मार्केट को क्यों नहीं खोल सकते, बट डेली मार्केट हिंदपीढ़ी के अंदर नहीं आती है, बट उसको फिर भी बनाया गया है हिंदपीढ़ी, क्योंकि उसमें हिंदपीढ़ी के लोगों के ज्यादा कारोबार है, ज्यादा कारोबार चलती है। उस कारण हिंदपीढ़ी को की जगह डेली मार्केट को भी क्लोज कर दिया गया है। क्या ये सच है कि डेली मार्केट थाना हिंदपीढ़ी में आती है या हिंदपीढ़ी थाना डेली मार्केट में आती है? ये फैसला तो हमारे सीएम साहब भी कर सकते हैं कि डेली मार्केट में हिंदपीढ़ी है या हिंदपीढ़ी में डेली मार्केट है। कम से कम डेली मार्केट भी खुल जाती तो एक अच्छी बात थी। इससे साफ पता चलता है कि हम मुसलमान सिर्फ एक जेल के अंदर आज हिंदपीढ़ी में बंद है और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। और हमारे जो यहाँ के बड़े बड़े दानिशमंद लोग हैं, वो लोग सिर्फ हमारा नाम यहाँ लिख दो, हमारा नाम फर्श पे लिख दो, हमारा नाम अर्श पे लिख दो, इस सिर्फ नाम कमाने के लिए क्यों है? और जितनी राशन आज भी बढ़ रहे हैं, आज मुख्यमंत्री किट का 8,000 राशन का अनाउंसमेंट हुआ था, बट वो राशन गया कहाँ? हमारे हिंदपीढ़ी में मेरे ख्याल से, जहां तक के मैं भी समाज सेवा कर रहा हूँ डीआईडी फाउंडेशन की तरफ से, बट अभी तक हमारे को ये समझ ही नहीं आई है कि ये मुख्यमंत्री की 8,000 किट कहाँ गए। हमारे यहाँ से आके 100-200 लोगों ने राशन लेके गए हैं और मैं दिया हूँ उन लोगों को। आज हम, मुझे टीवी पे नहीं कहना चाहिए ये सब, लेकिन ये हमारे लिए बहुत दर्दनाक बात है कि इसमें भी जालसाजी हम लोगों के जैसे लोग करता है, वो अच्छी बात नहीं है। इसमें एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ डीआईडी फाउंडेशन के तरफ से कि अगर हमारे अच्छे और सच्चे जितने मुसलमान भाई हैं, सब एकताई होकर के अगर एक फैसला करते हैं कि हमारी हिंदपीढ़ी को जेल के जैसा तब्दील ना करके एक अच्छा रास्ता में और हम लोग इसको खोलने की बात की जाए, तो यहाँ पे क्या होती है, आज हमने कुछ बात कर दी तो कल किसी और ने कुछ बात कर दी, तीसरे ने कुछ बात कर दी। परवेज आलम ने, परवेज अख्तर की जो मैयत थी लाने के लिए, वो कोई नहीं आगे बढ़ा। परवेज पारस और कुछ दिगर रैन पंचायत के लोग थे जो लोग गए और जाकर के पूरी योगदान दिया। एक लड़का इससे पहले इंतकाल किया था जिसकी बच्चा कब्रिस्तान में मिट्टी हुई, मौलाना अब्दुल्ला कासमी साहब ने जनाजा की नमाज पढ़ाई और हमारे असलम पार्षद जी और फिरोज और दिगर लोग जो यहाँ के थे, उन लोगों ने यहाँ पर उसको सुपुर्द खाक किया। बट इसके बाद रातू रोड कब्रिस्तान की बात आई, डोरंडा कब्रिस्तान की बात आई, तो ये सब बहुत बेकार की बात है कि ये लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ नहीं होगा मिट्टी। जब कोरोना ही नहीं है तो मिट्टी क्यों नहीं हुई हमारे कब्रिस्तान में? और दूसरे दिन हमारे सीएम जी की स्टेटमेंट आती है कि उस लड़के को कोरोना नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हमारे रातू रोड कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं हुई थी, बच्चा कब्रिस्तान में मिट्टी हुई। तीसरी चीज, राशन के मामला, जितने लोग योगदान करते हैं, अभी एक हमारे मौलाना साहब है, मौलाना कुतुबुद्दीन साहब,
उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हमने 12,000 किट हिंदपीढ़ी में बांट दी। उनकी वजह से हिंदपीढ़ी के गरीब लोग भूख मरने लगे। दूसरे लोग जो डोनेट करने वाले थे वो लोगों ने देना बंद कर दिया। जो लोग दूसरे लोग डोनेट कर रहे हैं वो लोगों ने देना बंद कर दिया। अब आप बताइए कि हिंदपीढ़ी के अंदर में अगर 50% लोग रईस हैं, 50% लोग गरीब हैं, और जैसे भी लोग हैं, यहाँ तो चल ही रहा था, बाहर की कोई राहत, कोई मदद, कोई किट नहीं थी। उसके बावजूद भी हम लोगों ने आपस में मिलजुल कर, जितनी भी कमेटियां चल रही है और जो चला रहे हैं, सारे लोगों ने मिलजुल करके अब तक के इस हिंदपीढ़ी को संभाला हुआ है। आगे से ये कोशिश की जा रही है कि ऐ अल्लाह, इसको किसी भी हाल में हम लोगों को इस मुसीबत से निजात दिलाए। और हिंदपीढ़ी को लॉकडाउन खोलने के लिए सबसे अपील है, और हम लोग सब मिल करके, जितने भी बड़े लोग हैं जो 11 नाम लिखवाए हैं, उन लोगों से मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग इस पे फुल गौर कीजिए कि इसको किस तरीके से हिंदपीढ़ी की लॉकडाउन को खोला जाए। अगर यहाँ कोरोना है तो हम लोग 100% क्वारंटाइन रहेंगे, और अगर नहीं है तो सिर्फ पैरासिटामोल हम लोग कहीं भी खा सकते हैं, कोरेक्स के सिरप कहीं भी पी सकते हैं, सर्दी के टेबलेट कहीं भी खा सकते हैं। इस तरीके से अगर हम लोगों को एक खाली कोरेक्स और टेबलेट और ये पैरासिटामोल हीट चेक के लिए ये सोच करके अगर सिर्फ लॉकडाउन करके हिंदपीढ़ी को लॉक रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये आप एक बार बता दें मुझे तो बहुत बहुत एहसान होगा। अब हमारे प्रोग्राम का समय कम है, इसीलिए सीधा सवाल करते हैं अनवर हुसैन साहब जी से। तो अनवर हुसैन साहब जी, आप ये बताइए कि इस लॉकडाउन में जहां से हिंदपीढ़ी को चारों तरफ से सील कर दिया गया है, ऐसे में हिंदपीढ़ी के लोगों को किस नजरिए से लोग देख रहे हैं, इसकी जरा खुल के पुष्टि करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं अनवर हुसैन डीआरडी फाउंडेशन से। मैं सबसे पहले न्यूज़ दिव्यांग को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपने स्टूडियो में हमें बैठने की मौका दी। मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसके बाद हमारे जावेद भाई का सवाल था कि हिंदपीढ़ी में मुसलमानों को क्वारंटाइन करके, चारों तरफ से लॉकडाउन करके, ये किस तरह से हिंद के नज़र से देखा जा रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों पे हिंदपीढ़ी के लोगों के इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है कि मैं बयान नहीं कर पाता हूँ। अभी थोड़ा दिन पहले हम गुरु नानक के पास गए, गुरु नानक हॉस्पिटल में। मैंने एक प्रशासन के लोगों से बोले भाई थोड़ा पेन दे दो हमको, तो उन लोग बोले कि नहीं थोड़ा हटो, दूर से मांगो। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, मैं डीसी से कहना चाहता हूँ, क्या ये बीमारी हिंदपीढ़ी वाले लोग ने लाया है कि ये ऊपर का देन है? आप इस तरह से हम लोग को घिन के नजर से क्यों देख रहे हैं? क्या हम लोग आग हो गए हैं कि आप छूने से डर रहे हैं? जहां भी जा रहे हैं हिंदपीढ़ी का नाम लेते हैं, चलो दूर हटो, चलो दूर हटो। हम लोग सोशल डिस्टेंस का भी मेंटेन करते हुए सारा काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और समाज के लिए डीआरडी फाउंडेशन हमेशा आगे है और हर तरह से सहयोग कर रही। मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि इस तरह का बर्ताव हिंदपीढ़ी वालों से ना करें, और मैं हिंदपीढ़ी वालों से गुजारिश कर रहा हूं कि वो अपना अपना घर पे रहें और बाहर निकलने की कोशिश ना करें। मैं आप तमाम लोगों से मैंने हिंदपीढ़ी के गर्भवती महिलाओं का एक लिस्ट बनाया हूं, जिस लिस्ट में गर्भवती महिलाओं का मेरे पास लिस्ट है। बजाते उन लोगों जो लोग 9 महीना तक अपना स्टेज पूरा कर चुके होते हैं, वो हमको फ़ोन करती है, मैं उसको व्यवस्था देता हूँ। मैं एसडीओ को, डीएसपी को, सबको फ़ोन करके उसका डॉक्यूमेंट डालता हूँ। फिर हमें कंट्रोल रूम से आदेश मिलता है, मैं आदेश अनुसार काम करता हूँ। लेकिन कुछ समय से ऐसा हुआ है कि जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा हूँ तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। इसी हालात के साथ आप परसों पेपर में देखे होंगे कि एक महिला जो घूमते घूमते इधर उधर, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, कोरोना का टेस्ट आप पॉजिटिव रिपोर्ट, नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट है, उसको दिखाइए। ऐसे करते करते वक्त को गुजार के उस बच्चे का मौत हो जाता है।
तो मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि गर्भवती महिला जो है उसको ऐसा व्यवस्था किया जाए, या तो उसके घर पे ही उसका कोई इंतजाम किया जाए ताकि वो कहीं जाना ना पड़े और बच्चा जो है वो घर में जन्म ले। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक कोरोना का वैक्सीन बना ही नहीं, तो लोग RMCH जाके ठीक होके कैसे आ जा रहे हैं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। और इसके बाद हमारे एक और हैं जो हमारे मौलाना हैं, मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी साहब, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि हिंदपीढ़ी में वो लिखे हैं कि 12,000 किट मैंने लोगों को बांटा। अभी तो हमको जो मुख्यमंत्री किट जो मिला था वो लोगों ने कुछ लोगों के कुछ जगहों पे बांटा गया, लेकिन मैं रिजवी साहब से पूछना चाहता हूं कि जो आप 12,000 किट भेजे हैं वो हिंदपीढ़ी के किस क्षेत्र में भेजे हैं? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप 40-50 आदमी का भी लिस्ट में नाम देख के आप हमको संतुष्ट कीजिए कि हमने हिंदपीढ़ी में भेजा है। आप इस तरह से हिंदपीढ़ी के लोगों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? एक तो ये बीमारी से जूझ रहे हैं, और दूसरा लॉकडाउन से जूझ रहे हैं, तीसरा सबका रहमो करम से जूझ रहे हैं, और ऊपर से आप एक और बटन दे रहे हैं कि मैंने 12,000 जो है हिंदपीढ़ी में बांटा। मैं आपसे पूरा इंक्वायरी कर रहा हूं, मैं पूरा एक डिटेल्स मांग रहा हूं आपसे। आप पूरा डिटेल्स हिंदपीढ़ी वालों को दो। इस तरह से हिंदपीढ़ी वालों को जलील ना करो। हिंदपीढ़ी बहुत परेशान हाल है और उसको परेशान ना करो। और इससे हमारे उलमाए दीन को भी, उलमा लोग हैं उनका भी मतलब उनका भी खराब कर रहे हैं, उनका भी इमेज खराब हो रहा है। लोग अपने घरों में हैं, हम लोग हिंदपीढ़ी में बहुत ही अच्छा से आराम से रह रहे हैं। जैसे भी छोटे छोटे हमारे मोहल्ले के इदारा है, इदारे के लोगों ने, DRD फाउंडेशन के लोगों ने, सारे लोगों ने जहां जहां पे कमी थी उसको पूरा करने में सहयोग कर रहे हैं। लोगों को खाना का जरूरत है, खाना दे रहे हैं, दवा का जरूरत है, दवा दे रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि वॉलेंटियर जो आप बनाए हैं, कि वॉलेंटियर का यूज क्या है? लोग वॉलेंटियर रोड में चल रहे हैं, उस पर भी लाठी चला दिया जा रहा है, तो लोग कैसे इस पे काबू पाएंगे? अगर आप हमको वॉलेंटियर बनाए हैं तो हमको कुछ पावर भी दीजिए, लोगों को बताइए। मारने से पहले पूछिए कि आप कौन है, कहाँ है, अंदाजी डंडा ना चलाएं। और मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और खास करके न्यूज दिव्यांग का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें इस काबिल समझा, अपने स्टूडियो में हमें बैठने का जगह दिया। मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हिंदपीढ़ी के तमाम लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि वो अपनी जान की हिफाजत अपने से खुद से करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। मैं एक शेर कहता हूं जो बारवा कहता हूं, ये शेर कह के ही खत्म करूंगा कि अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे सभी घर जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो इसी के साथ प्रोग्राम को समाप्त करते हुए हमारे स्टूडियो में आए हुए सारे मेहमानों का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे जितने भी दर्शक हैं सबसे अपील करते हैं कि हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए हमारे साथ। आगे के अपडेट भी आपको मिलते रहेगी। न्यूज दिव्यांग, जोहार, झारखंड। भी दे सकते हैं हमें अपनी राय, अपने किसी कार्य, प्रोग्राम अथवा प्रोग्राम की जानकारी स्क्रीन पर दिए गए हमारे फ़ोन नंबर और ईमेल द्वारा। तो देखना ना भूलें। न्यूज़ दिव्यांग, मुख्य धारा है, अधिकार हमारा।